हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज मेजर कोचिंग क्लासेस बाड़मेर की ओर से आर्मी मेगा टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर साथियों 100 नंबर का ये पेपर था। अभी हम इसका एनालाइज करेंगे, चलेगा। तो साथियों, उसका पहला क्वेश्चन है कि महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति जी को सूचित करना पड़ता है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को सूचित करना पड़ता है। तो उसका जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन। फिर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2, पहला आंग्ल भारतीय व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। प्रथम आंग्ल व्यक्ति, ठीक है ना, प्रथम आंग्ल भारतीय व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। साथियों याद रखना, डेरिक ओ ब्राइन। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट किया है तो आपका सही है, नहीं तो बिल्कुल आपका क्या होगा साथियों? गलत होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसका जवाब साथियों याद रखना, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2 राइट। फिर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? भारतीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? अगर विश्व इतिहास की बात करेंगे तो हेरोडोटस आएगा, भारत इतिहास की बात करेंगे तो वेदव्यास आएगा, राजस्थान इतिहास की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड आएंगे। लेकिन बात आ गई है भारतीय भूगोल के पिता कौन माना जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स रेनेल का नाम आना चाहिए जब भी भारत भूगोल का पिता का नाम आएगा तब। ठीक है ना, जब भी भारत भूगोल के पिता का नाम आएगा तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बांकला दे बाबा नाम से कौन से सिख गुरु प्रसिद्ध है? कौन से सिख गुरु प्रसिद्ध है साथियों बांकला दे बाबा के नाम से? ऑप्शन नंबर 2 गुरु हरिकिशन। और आप गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं कि चिड़िया आते नलबाज लड़ावा, गिदड़ आते में शेर लड़ावा, 1.25 लाख समी एक भिड़ावा, तभी तो मैं सच्चा गुरु गोविंद सिंह कहलावा। तो वही साथियों है गुरु गोविंद सिंह, लेकिन हमारा जवाब होगा गुरु हरिकिशन। साथियों फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? ये एक मुगल वंश का शासक है, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। क्या जहांगीर? तो उसके बचपन का क्या नाम था? तो साथियों याद रखना, उसके बचपन का नाम था सलीम महोदय। उसका नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, खुर्रम की बात करें शाहजहां आ जाएगा। ठीक है, फरीद शेर खां आ जाएगा। बहाउद्दीन कौन होगा? बहाउद्दीन कौन होगा? ऐबक। ठीक है ना, याद रखना, बलबन लोहे अमृत की नीति भी अपनाई थी। ठीक है ना। फिर बात करते हैं साथियों बिहार केसरी, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? महत्वपूर्ण चीज यह है, बिहार केसरी कृष्णा सिंह, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, कहां पर है? लाला लाजपत राय लिख दो। पंजाब केसरी, क्या? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लेकिन बिहार केसरी कौन है साथियों? कृष्णा सिंह। चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। फिर देखो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है? विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है? विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है? शिकागो अमेरिका। शिकागो कहां पर है? अमेरिका में। शिकागो अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी स्थित है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, भारतीय रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? सबसे शानदार जवाब है और यह सवाल सभी को आना चाहिए, यह सवाल सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जल्दी से जल्दी दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर का डॉक्टर उदय कुमार, अगर आपने डॉक्टर उदय कुमार किया है ऑप्शन नंबर ए राइट है तो आपका वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? साथियों 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला नींव किसने रखी, फिर दूसरा संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या था? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि नींव किसने रखी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वास्तविक संस्थापक कौन है साथियों? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश है। फिर इल्तुतमिश की बात करें साथियों, इसे क्या कहते हैं? दासों का दास कहते हैं। इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। गयासुद्दीन बलबन, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति साथियों कौन है? गयासुद्दीन बलबन। फिर बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 कि भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, डुरंड या मार्जिनल। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, भारत और चीन की बात करते हैं। आपको पता होगा रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन और डुरंड होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और भारत व चीन हो गई मैकमोहन। ऑप्शन नंबर ए राइट। डुरंड की बात करें, डुरंड की अगर मैं बात करूं, किसकी? डुरंड की, तो लिख दो भारत। रेडक्लिफ की बात करूं, भारत प्लस पाकिस्तान, मैकमोहन भारत प्लस चीन, और डुरंड की बात करूं, डुरंड की पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस में अफगानिस्तान। ठीक है ना? चलिएगा आगे चलते हैं। चलो अब देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन मंडल को कहा जाता है। याद रखना, ओजोन की जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, हानिकारक होती है, उसको पृथ्वी को उससे बचाने के लिए बीच में क्या होती है? परत होती है, उसे क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन की वजह से ओजोन परत में छेद होने लगे हैं, तो कैंसर की और स्किन जो जितनी भी स्किन संबंधी, शरीर की त्वचा संबंधी बीमारी है वो होती है। ठीक है, ओजोन मंडल कहते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पूंजीगत खरीद बचत का कितना परसेंटेज घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसके अंदर याद रखना, भारत के पूंजीगत खरीद बचत का कितना परसेंटेज? 75% घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहां पर हुआ था? ठीक है ना? पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहां पर हुआ था उसकी बात करें तो इसके लिए ऑप्शनों की चर्चा करूं तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं। पहला विशाखापट्टनम, दूसरा आता है कोची, तीसरा आता है मुंबई और चौथा आता है चेन्नई। तो हमारा आंसर होगा कोची। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 राइट। फिर साथियों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना? सन 2011 ईस्वी में दूसरी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कैप्टन कौन थे? याद रखना, 2011 में दूसरी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कैप्टन कौन थे? याद रखना, माही एमएच धोनी, कैप्टन कूल के नाम से विश्व विख्यात एमएच धोनी। ठीक है साथियों, तो ये हमारे हो गए किसके? ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के। ये हो गए हमारे इनके। अगली बात करेंगे साथियों साइंस के और मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा साथियों, अब आगे बढ़ेंगे हमारे प्रिय खेदाराम जी सर। चलो, जीके के 15 क्वेश्चन पंकज सर ने आपके सामने सॉल्व कर दिए। मैं आपको साइंस के और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। साइंस का क्वेश्चन था पहला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध के यदि एसआई मात्रक की मैं बात करूं तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। एम्पियर की बात करूं, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। और यदि बात की जाए वाट की, वाट शक्ति का मात्रक है और कूलाम आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो एक फॉर्मूला होता है C-0/5F-32/9।
यानी आपके पास इन दोनों में से कोई एक मान दिया हुआ होता है, दूसरे का मान आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हो। तो आप यदि f की जगह यदि आप रखेंगे 32 रखोगे तो आपके सामने जो सेल्सियस का मान आएगा वो 0 डिग्री आएगा। यानी कोई भी वस्तु 0 डिग्री पर हिमांक होता है, जैसे पानी का डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री पर होता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर होता है। BCG का टीका किस रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है तपेदिक, जिसको टीबी या क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक के लिए लगाया जाता है, जिसका पूरा नाम बैसिलस कॉलमेट-गुरिन होता है। शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है? तो शीतल पेय पदार्थों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों की सामग्री में नाइट्रोजन उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन प्राणवायु है और मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण अल्फा है और सबसे यदि हल्की आपको पूछे तो गामा है। सबसे भारी अल्फा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है और ब्यूटेन की मैं बात करूं तो LPG का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और सबसे कम की यदि बात की जाए तो बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु या रणनीतिक धातु कहा जाता है। यदि हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? N2HO4 की बात करें तो N2CO3 10H2O, यह है धोने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो है खाने का सोडा NOH कास्टिक सोडा और CaCO3 यानी इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। पादपों में भोजन संचित किस रूप में होता है? पादपों के अंदर भोजन का संग्रहण किस रूप के अंदर होता है? तो पादपों में जो भोजन का संग्रहण है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च या इसको मंड कहा जाता है। जबकि जंतुओं के अंदर जो भोजन का संग्रहण होता है, जंतुओं के अंदर यदि मैं बात करूं, जंतुओं में जो भोजन का संग्रहण होता है वो जंतुओं में भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में स्टार्च के रूप में होता है। सेलुलोज में पादप भित्ति बनी हुई होती है, पादप कोशिका भित्ति, और काइटिन, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से निर्मित होती है। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वो ध्वनि से है। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का अधिक मान कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ होता है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जो जीके जीएस सीरीज चल रही है उनके अंदर भी करवाया था। जब भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, यानी सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है। सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है, केंद्र पर बिल्कुल शून्य होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अपना क्वेश्चन है अधिक मान कहाँ होता है? तो अधिक मान ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम कहाँ होता है? न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है और केंद्र पर बिल्कुल शून्य होता है। आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक क्या है? बिल्कुल अब देखोगे आवर्ती का मात्रक क्या है। चलिए ये लिखे हुए कहां से आए हैं? आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती के मात्रक यदि बात करें तो आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। क्या है? आवर्ती का मात्रक जो है वो हर्ट्ज है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। दूरी की मैं मीटर की बात करूं तो दूरी का मात्रक है। डेसिबल की मैं बात करूं तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल है। और एंगस्ट्रम की मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य का यदि आपको मात्रक पूछे तो एंगस्ट्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हर्ट्ज हो गया। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल की मैं बात करूं दही यानी खट्टा दूध, दही के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की मैं बात करूं तो नींबू नारंगी, नींबू और नारंगी में सिट्रिक। एसिटिक की मैं बात करूं तो सिरका, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर और इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये थे अपने 15 क्वेश्चन साइंस के। अब अपन बिल्कुल आगे ले चलता हूं मैं आपको जो मैथ और रीजनिंग के जितने 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। चलो तो मैथ का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैथ का पहला क्वेश्चन, आयत की एक लंबाई में
37 सही 1/2% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इसकी बात की जाए, जैसे देखिए सबसे पहले आप 37 सही 1/2 को आप भिन्न रूप में परिवर्तित कर दीजिए। 37 सही 1/2, 2 से गुणा करोगे 74, 74 प्लस 1 75, यानी 75/2 ये इसका भिन्नीय रूप है, जबकि ये प्रतिशत में है। अब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 100 करोगे तो 200 हो जाएंगे। जब आप इसको 25 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और 208 बार कटेगा, यानी 37 सही 1/2 का जो भिन्नीय रूप होगा वो 3/8 होगा। 20% की मैं बात करूं तो आप 20/100 लिखोगे, 0 से 0 काटोगे तो आ जाएगा 1/5, यानी 20% का मान होगा वो 1/5 होगा। अब देखिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा लंबाई और या मैंने लिख दिया चौड़ाई, और ये बात हो गई पहले क्या स्थिति थी और घटाने और बढ़ाने के बाद में क्या स्थिति रही। पहले मान लीजिए लंबाई 8 थी, लेकिन उसमें 37.5% वृद्धि की गई, इसका मतलब 8 पर 3 की वृद्धि यानी 11 हो गई। फिर मैं बात करूं चौड़ाई, चौड़ाई पहले 5 थी और 1 की 20% की कमी यानी 5 पर 1 की कमी कर दी गई तो 4 हो गई। अब बात अपने आई क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 8 इंटू 5 किया तो 40, 11 चौका 44, यानी 40 के ऊपर 4 की वृद्धि। 40 के ऊपर 4 की वृद्धि परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये से 10 बार कट गया और 10 का भाग 100 के अंदर 10% की वृद्धि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 10% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय हरि की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए एक है हरि और एक है मधु, हरि और मधु। अब क्या कह रहा है, हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। हरि की आय मधु की आय से, जिसके पीछे से लगा हुआ होता है उसको आधार मानो, तो मानो मधु की आय 100 है तो हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो 120 हो गई। तो मधु की आय हरि की आय से, मधु की जो आय है वो हरि की आय से कितना कम है, तो हरि की आय से कितना कम है 20। किससे कम है, हरि की। हरि की कितनी 120, प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा 100 से। 0 से 0, 2 का भाग 12 के अंदर 6 का, और 6 का भाग आप 100 के अंदर जब लगाओगे तो आएगा 16 सही 1/2%। 16 सही 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप देखोगे। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि वर्गों का योग 2097 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये कहना चाहता है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है जो 8:13 है और इनके वर्गों का जो योग है वो 2097 है। तो अपन माना पहली संख्या अपन ने मान ली 8x, दूसरी मान ली 13x। इनके वर्गों का योग यानी 8x का वर्ग प्लस 13x का वर्ग, और इनके वर्गों का योग जो इन्होंने बताया है, वर्गों का योग इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वर्गों का जो योग है वो 2097 होगा। 8x² 8x के ऊपर स्क्वायर है तो 8 का 66x का x², 13 का 169x² बराबर 2097। 66 और 169 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 233x² बराबर 2097। अब अपन को x² का मान है तो 2097, जो 233 से गुणा में थे इधर आके किस में आ गई, भाग में। 2097 के अंदर 233 का जब भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 9 बार गया। x² का मान 9 आया तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 का अंडरूट यानी 3 आ जाएगा। अपन ने अब संख्या क्या मानी, एक 8 मानी, 8x मानी तो x का मान 3 है तो 8x का मान यानी 8 गुणा 3 24, और एक 13x मानी तो 13 गुणा 3 39। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो संख्याओं का योग क्या है, तो 24 प्लस 39 को आप जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। और यही क्वेश्चन पूछना चाहता है कि दो संख्याएं 8:13 यानी 66x² और 13x² वर्गों का योग जब ने अपने निकाला, x का मान 3 आया, 24 और 39 जब जोड़ा तो कितना हुआ, 63 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात c का मान 2:3:4 है, तो a/b अनुपात b अनुपात c/c अनुपात a का मान कितना होगा। बिल्कुल देखिए a का मान अपन को निकालना है a/b, यानी देखो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। तो आप देखो a का मान कितना है 2, तो 2 और b का मान 3 तो 2/3 अनुपात b/c, b का मान 3 और c का मान 4 अनुपात c/a।
सी का मान 4 और बी का मान 2। अब अपन को इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो अपन देखेंगे हरों का लसअप ले लेंगे जो एक सिंगल संख्या के अंदर अनुपात आ जाएगा। जब अपन ने 3, 4 और 2 का लसअप लिया तो लसअप कितना आया 12। कितना आया 12। जब 12 से 3 से 12 को काटा तो 4 बार, यानी 4 गुणा 2 किया तो 8। 4 से 12 को काटा तो 3 बार, 3 गुणा 3 किया तो 9। और जब 2 को 12 से काटा तो 6 और 6 किया तो कितने हुए 24, यानी 8, 9, 24। 8, 9, 24। वैसे ये क्रमबद्ध होना चाहिए, थोड़ा सा बहक है, वैसे अनुपात के अनुसार होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 8, 9 और 24। कितने वर्षों में 302 रुपए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 409 हो जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है मूलधन। मूलधन जो दे रखा है वो दे रखा है, बिल्कुल मूलधन आपके सामने दे रखा है 320। मूलधन दे रखा है 320 और मिश्र धन दे रखा है, राशि हो जाएगी, यानी मिश्र धन आपको दे रखा है 405 और जो दर दे रखी है वो दे रखी है 12.5%। और अपन को पूछ रहा है समय और ब्याज है चक्रवृद्धि। दर कैसी है चक्रवृद्धि है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 ऊपर घात समय और सामने जो आता है वो मिश्र धन का ही मान आता है। तो देखिएगा 12.5 यानी मूलधन कितना है 302। 302 इंटू 12.5 यानी 12.5 का मतलब है 125। इसको लिखेंगे, एक पॉइंट हटाने के लिए 10 और नीचे 100 लिख दिया 1000। जब इसको काटोगे 25 से तो आ जाएगा 1/8 यानी 1 + 1/8 और घात t बराबर सामने मिश्र धन है 405। इसको जब सॉल्व करोगे तो 320 इंटू जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9/8 ऊपर घात t बराबर 405। 9/8 जिसकी घात t है, इधर है 405 और 320 गुणा में था, इधर आके किस में आ गया भाग में। जब आप इसको 5 से काटोगे तो आएगा 81/64। 81/64। जब मैं 81/64 को इसी घातांक के रूप में परिवर्तित करूंगा तो 9/8 जिसकी घात t और बराबर 81 को मैंने 9 के पदों में लिखा और 64 को मैंने 8 के पदों में लिखा, जिससे अपने आ गया 2 और 9/8 से 9/8 कट गया, t का मान 2 आ गया, यानी समय कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2 वर्ष होगा। एक धनराशि 20% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज द्वारा प्राप्त ब्याज धनराशि का 6/5 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज की कह रहा है, दर दे रखी है 20%, कितने समय में साधारण ब्याज से धनराशि का 6/5 हो जाएगा। यानी वो राशि है जो ब्याज सहित राशि जो धनराशि है वो 6/5 हो जाएगी। यानी पहले 5 रुपए थी तो अब कितने रुपए राशि हो गई है 6 रुपए। तो अपन मैंने जैसे माना कि मूलधन मानो 500 रुपए है, तो बताइए ब्याज कितना होगा, तो 700 बन गई है तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपए। और दर कितनी दे रखी है 20%, समय ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का अपने पास फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय ज्ञात करना है इंटू दर बटे 100 और सामने अपने आता है ब्याज और ब्याज दे रखा है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 गुणा 20 किया तो 100 यानी 100 इंटू टी बराबर 100। जब टी का मान निकालेंगे तो 100/100 यानी 1 वर्ष। तो कितना आ गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 वर्ष आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन आपके सामने है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 50 का एसपी बराबर 42 का सीपी आपस में बराबर है। जब अपन चर और अचर को एक तरफ करेंगे तो एचपी जो सीपी गुणा में था इधर आके भाग में आ गया, 42 इधर रह गया और 50 इधर आ गया। अब आप देखोगे कि सीपी यानी क्रय मूल्य है जो 50 है, विक्रय मूल्य है जो 42 है। 50 में खरीद कर 42 में बेची जा रही है, 50 में खरीद कर 42 में बेची जा रही है, तो 8 रुपए की हानि हो रही है। और कितने पर हो रही है 50 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 50 से 100 2 बार कैंसिल, 8 गुणा 2 करेंगे तो 16% की हानि होगी। 16% की हानि, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी। 70%, 80, 60 इनमें से कोई नहीं। अब देखो 100 अपन विक्रय मूल्य निकालते हैं, 100 पर यदि 10 की छूट दी तो कितने में 90 में, 20 की छूट दी तो कितने में 80 में, 40 की छूट दी तो कितने में 60 में। अब देखो सॉल्व करते हैं तब विक्रय मूल्य आएगा कितने में बिकेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 9 72 और 72 इंटू जब आप 6 करोगे
तो देखो क्या आएगा, 6 2 12, 42 और 1 43, 332। 332 में जब 10 का भाग दोगे तो आएगा 43.2। 100 रुपए की वस्तु जब 43.2 रुपए में बेची जाती है तो आप देख लीजिए छूट कितने रुपए की होगी, तो छूट होगी 56.8%। जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो वास्तविक हानि क्या होगी। तो मान लिया अपने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, माना वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है और 25% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है इसका मतलब 100 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 125 होगा। इसलिए तो 25% की 100 पर हानि हो रही है। अब 125 में खरीद कर 100 में बेच रहा है तो 25 की जो हानि हो रही है और वास्तविक हानि होती है वो क्रय मूल्य पर निकलती है, तो 125/25 × 100। 125 जो 25 है वो 5 बार कैंसिल हुआ और 5 का भाग 100 में 20 बार गया, यानी वास्तविक जो हानि हुई वो 20% हुई। कितनी हुई, 20%। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। यानी एक ट्रेन है जो 275 मीटर लंबी है और अपने ही बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी 275 मीटर ट्रेन और 275 मीटर ही प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो आप देखोगे 75 75 1 150, 200 200 400, यानी 400 और 150 550 मीटर की जो दूरी है, 550 मीटर की दूरी वो 33 सेकंड में तय करती है। तो मीटर प्रति सेकंड में तो चाल ये हो गई। ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अपन को किलोमीटर प्रति जब घंटे में अपन बदलेंगे तो इसको अपन को गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। इसको आप 11 से काटोगे तो आ जाएगा आपके 50/3 और इंटू अपन ने कर दिया 18/5। 3 से 18 कट गया 6 बार और 5 से जो 50 है वो कट गया 10 बार। 10 × 6 किया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की चाल आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिन में 5 श्रमिक कितना धन अर्जित करेंगे। तो देखिएगा 15 × 10/1800 बराबर 8 × 5 मानो x रुपए धन अर्जित करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से जो 15 है वो 3 बार कैंसिल हो चुका है, 3 का भाग 18 के अंदर 6 बार और पीछे जो 0, और 60 × जब 8 करोगे तो 8 संग 48 और 0 का 0, यानी x का मान यानी कितना रुपए धन अर्जित कर पाएंगे, तो 480 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। 15 और 18 का जब अपन लस लेंगे तो 90 आएगा। 15 का भाग 6 बार और 18 का भाग 5 बार जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता और कैपेसिटी है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग, कुल टैंक 90 लीटर का है, टैंक का 2/3 यानी 90 × 90 का 2/3 और दोनों मिलके भरेंगे तो बट्टा 11। ये इससे 90 से ये कैंसिल हो गया, 30 बार 30 × 2 60, यानी 60 के अंदर जब 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, 5 बचे शेष और 11 का दिया भाग 5 सही 5/11। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो एकदम राइट आंसर होगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो अपन प्रति मिनट ट्रेन की चाल क्या, 1 घंटे के अंदर ट्रेन 72 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में तय की गई दूरी 72/60, तो 15 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगी। यानी अब 15 से 60 4 बार कैंसिल हो और 4 का भाग 72 के अंदर 18 बार, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन 18 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 8/125 की घात -4/3 का सरल रूप क्या होगा। अब देखिए जैसा घात जब बट्टे के रूप में होती है तो मैं 8 को जब 3 के घातांक के रूप में बदलूंगा तो 2/5 की घात 2/5 की घात 3 और ऊपर घात 3/4। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 2/5 की घात -4। जब माइनस की घात को प्लस में बदलना होता है तो अंश को हर और हर को अंश में, तो बन गया 5/2 ऊपर जिसकी घात 4। 5 की घात 4 का मान होगा 725
और 2 की घात 4 का मान होगा, 2 की घात 4 का मान जब निकालोगे तो 4, 8 और 16 यानी 225/16 जो आपके नेक्स्ट पेज के अंदर इनके ऑप्शन दिए हुए होंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर 125/16। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। अब देखो अपन बात करें धारा के प्रतिकूल उस आदमी की चाल क्या है, तो दूरी बटा समय यानी 40/8, प्रतिकूल में उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल की यदि मैं बात करूं तो कुल दूरी कितनी तय करता है 36 और 6 घंटे के अंदर करता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की चाल निकालते हैं तो x - y यानी x - y/2 यानी 6 - 5/2 यानी 1/2 अर्थात 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी चाल होगी। ये थे अपने मैथ के क्वेश्चन। अब आपके सामने सर कराएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 46 अपन शुरू करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट के अनुसार। अल्फ़ाबेट के अनुसार क्वेश्चन है, तो इसमें अल्फ़ाबेट लिखने पे पीछे से चलने पे 7 का गैप आ रहा है। 7 का गैप देंगे तो जेड से 7, एस का गैप देंगे 7, और एस से फिर 7, एल, इसी तरह वाई से वापस पीछे उल्टा चलना है, तो वाई की जगह आर और आर के वापस के। तो अपन इधर चलेंगे, एल के स्थान पे आएगा अपना ई, और वाई से आर, आर से के से डी। ये 7 का गैप है, -7। और फिर एक्स से क्यू, क्यू से जे और जे से सी, तो अपना आंसर होगा EDC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा, राम का इकलौता पुत्र है। ये मान लो अपने ये राधा का इकलौता पुत्र राम, ये इसका इकलौता पुत्र है राम। आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने कि राधा मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा मेरी माँ की, यानी यहाँ पे एक अननोन पर्सन है, वो कह रहा है कि ये राधा है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये राधा की माँ की इकलौती पुत्री राधा। तो आगे क्या पूछा है, मेरी माँ का राधा से क्या राम से क्या संबंध है, सॉरी मेरी माँ का राम से क्या संबंध है, यानी मेरी माँ का राम से क्या संबंध है। तो राम जो इसकी माँ है वो राम के क्या होगी, नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C और D ताश खेल रहे हैं, तो C B के बाईं ओर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B, C और D ताश खेल रहे हैं। 4 बच्चे ताश खेल रहे हैं। C B के दाईं ओर बैठा है, C है वो B के दाईं ओर है, तो C है वो B के दाईं ओर है। और नेक्स्ट क्या है, जो A के दाईं ओर बैठा है, जो A के भी दाईं ओर है, C है वो A के भी दाईं ओर है, C है वो A के भी दाईं ओर है। और नेक्स्ट में क्या है, C के दाईं ओर कौन बैठा है, तो अपन के पास 4 जने A, B, C और D, तो A, B, C और आगे तो शेष बचा है D, तो इसका मतलब D का बैठेगा C के दाईं ओर, तो D बैठेगा C के दाईं ओर। एक निश्चित कूट में अपन ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ASSUME एज्यूम, जो भी मान लो कि कोडिंग में अपन को मान लो कोई स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो इसमें क्या है कि ये जो बैक साइड से उल्टा चलने पर ई, फिर एम, यू, फिर इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन वालों ने घुमाया है, ए को कहा बैठाया, 3 लिखने के बाद वापस शुरू से ए लिखा है इन्होंने, ए फिर वापस ये, मान लो शुरू के 3 है वो उल्टे, फिर वापस सीधा। तो इसी तरह से अपन आगे वाले पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे ये लिखते हैं ELD, अपने शुरू में 3 उल्टे लिख लिए, ELD, वापस अपन शुरू में उनको वापस जो फर्स्ट वाले हैं उनको सीधा रखेंगे, NEE, तो अपना ऑप्शन ये होगा। हम ऊपर की कर देंगे, ओ
फिर इन्होंने क्या हुआ, अपन क्या हुआ, ELD, ELD इसमें है, फिर क्या है NEE, तो ये नहीं होगा अपना, फिर क्या है ELD, इसमें है नहीं छोड़ो, इसमें है नहीं छोड़ो, फिर ELD NEE, अपना ऑप्शन सी। अब क्या वेन आरेख में स्तनधारी, जेब्रा और जानवर, तीन चीजें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं स्तनधारी, ये क्या स्तनधारी आ गए, स्तनधारी, जेब्रा भी क्या होता है स्तनधारी, और ये सब किस में आता है, जानवर में। तो ये हो गया अपना वेन आरेख, ये बनेगा जानवर, जेब्रा, स्तनधारी, सॉरी जेब्रा, स्तनधारी, जानवर, ये वेन आरेख बनेगा। इसका आंसर है ए।